आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में एक खास शख्सियत से बातचीत। जी हाँ, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ अमीषा वोरा जुड़ी हैं इस खास बातचीत में और CNBC आवाज़ पर उनसे जो बातचीत होती है वो आप हमेशा सुनते हुए आए हैं, लेकिन ये आज बातचीत खास है। आज अमीषा जी प्रभुदास लीलाधर की कमान संभाल रही हैं। 35 वर्ष का उनका अनुभव। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज इस दिन पे जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बीते अपने इस 35 वर्ष के अनुभव को कैसे याद करेंगे और स्पेशली आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी टीम का कितना योगदान रहा? अमीषा जी। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि फॉर एनी लीडर, द लीडर इज इक्वल टू द टीम एंड द मोटिवेशन ऑफ द टीम। एंड ये जहां पर भी मैं आज हूँ, जब मैंने मेरी जर्नी चालू की तो शायद मेरी टीम was my partner, Mr. Dilip Bhatt, as most of you know, और लाइफ पार्टनर ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड। आगे जर्नी चालू की तो मेरे इंस्टीट्यूशनल बिजनेस की मेरी टीम, मेरे प्रमोटर्स, उससे आगे चालू की तो जब मैंने रिटेल संभाला तो रिटेल की मेरी टीम, और जब लास्ट ईयर मैंने प्रभुदास लीलाधर लिया तो मेरी टीम और बहुत बड़ी हो गई, जहां पर सब रेगुलेटर्स भी आ गए या तो बैंकर्स भी आ गए जिन्होंने प्रभुदास लीलाधर को इतना सारा सपोर्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ देयर बैंकिंग लाइन। एंड ऑफ कोर्स मेरी टीम और मेरे क्लाइंट्स भी आ गए। तो मैं ये तो जरूर कहूंगी कि कुछ भी जब पॉसिबल होता है तो टीम के सपोर्ट, टीम के होल हार्टेड कंट्रीब्यूशन के बिना होना पॉसिबल ही नहीं होता है। और इसीलिए एज ए लीडर मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन रहता है और एक ही कोशिश रहती है कि मेरी टीम बहुत मोटिवेटेड रहे। और मैं ये बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ माय टीम, इतना मार्केट अच्छा होने के बावजूद, इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, हैज बीन वेरी स्टेडी विथ मी अक्रॉस द डिपार्टमेंट। सम ऑफ माय HODs आर विथ मी फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो मैं, आज आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है कि वो सबको मैं थैंक यू कहूँ। एंड आप सबको जो मेरे इनडायरेक्ट पार्टनर्स हो इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड चैनल, जो प्रभुदास लीलाधर ब्रांड को इतना अच्छा सहयोग देते हो, उनको भी मैं थैंक यू कहूँ। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर एक अच्छा दिन आपके लिए कल बीतेगा। लकीली एक लॉन्ग वीकेंड मिल रही है इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। एक बड़े भागीदार जो आपकी इस जर्नी में रहे हैं वो ऑफ कोर्स महिला निवेशक हैं। और मैं ये डेटा पॉइंट आपसे समझना चाहूंगी कि आई थिंक 2022 में ये डेटा उभर कर आया था कि 27.5 लाख महिलाएं सिर्फ म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार से जुड़ी थी। आई एम श्योर नंबर्स में इजाफा देखने को मिला हो। क्या आप लोगों ने कभी अपनी ब्रोकरेज में टटोला है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है? क्या आपने नोटिस किया है कि महिला इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ रही है और उसे और बढ़ाने के लिए फिर क्या कुछ खास कैंपेन्स आप लोग चलाते हैं? देखिए, महिला इन्वेस्टर्स की भागीदारी डेफिनेटली बढ़ रही है। नंबर्स भी वो दिखा रहे हैं। हमने जब एक डेटा एनालिसिस किया था तो हमने 50 एंड अबाव, 40 एंड अबाव, 30 एंड अबाव एंड 20 एंड अबाव जो हमारा क्लाइंट बेस है, उसमें मेन विमेन या तो कि पुरुष और महिला का परसेंटेज क्या है, वो एक जब डेटा देखा था तो हमें पता चला कि जो ब्रैकेट 20 to 35 या 20 to 40 का है, वो ब्रैकेट में महिला इन्वेस्टर, जो हमारे सब इन्वेस्टर है उसमें से महिला इन्वेस्टर इज ऑलमोस्ट 30% एंड 70% इज मेल। जबकि मैं आगे का ब्रैकेट देखूं, 50 साल से ऊपर के इन्वेस्टर का मैं देखूं जो एक्टिव है हमारे वहां, उसमें महिलाओं का इन्वेस्टमेंट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ मेन इन्वेस्टर्स एंड फीमेल इन्वेस्टर्स वो खाली 13% है। तो विच मीन्स के जो न्यू जनरेशन है
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि सिर्फ अर्न करना, वो तो अर्निंग मेंबर्स ही ज्यादा है ये जनरेशन में, और बी वो भी समझते हैं कि हम अर्न करें तो हमारे सेविंग्स को किस तरह से हम डिप्लॉय करें सो दैट हमारा सेविंग्स भी हमको कमा कर दे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज मैं देख रही हूँ। ओके अच्छा अमीषा जी, स्पेशली आप जो इस वक्त CNBC आवाज़ की महिला दर्शक हैं, जिनके पास थोड़ी कम सेविंग होती है, जिनके पास थोड़ा गोल्ड होता है और थोड़ा बहुत पैसा वो अगर आप देखें अपनी पूरे महीने के आखिरी में बचा पाती हैं, उससे उस पैसे से वो एग्जैक्टली क्या करें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करें? उनके लिए इक्विटी मार्केट्स को, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स को, उनके लिए गोल्ड ETFs को अप्रोच करना मुश्किल होता है। बट अब ये कितना एक आसान माध्यम है फाइनेंशियल मार्केट्स को उनके लिए चेस करना, और एक सही अगर आप देखें उनको थोड़ी सी दिशा दिखानी हो, कैसे उस अपने छोटी सी सेविंग्स के साथ वो इक्विटी मार्केट्स में एंटर कर सकती हैं, कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, इस पर आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन। देखिए, जब आप एवरेज प्रोफेशनल्स को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई पार्लर चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में टीचर्स हैं, या तो कोई भी मॉल में काम करते हैं, कहीं पर भी वो इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट और सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ने हमें क्या समझाया है। पहली चीज तो उनको ये नक्की करना पड़ेगा कि मेरी जो भी कमाई है उसमें से मुझे सेव कितना करना है। ये नक्की नहीं करोगे तो जो भी खर्चे हैं वो तो इनकम से पहले ज्यादा ही बढ़े रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज, और अगर आप अपना हाउस भी चलाते हैं तो भी आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, तो उसमें से भी आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ कि एक 2000, 5000 या 10,000 रुपया भी कम नहीं है इवन आज की तारीख में क्योंकि हम सबको मार्केट में लिंक्ड लोगों को पता है कि मार्केट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग पावर है। तो आप कुछ नहीं तो एक 2000, 5000 या 10,000 रुपये की महीने की सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनटू म्यूचुअल फंड सबसे पहले कर दो। जरूरी नहीं है कि आप आज 10,000 लगाओ और 2 दिन में वो स्टॉक डबल हो जाए और आपको नेक्स्ट डे 10,000 रुपया वापस कमाना है। वो आप कर नहीं पाओगे। 5 बार सच करोगे तो छठी बार रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि आप उसमें ना स्किल्ड हो ना आपका वो एरिया है। और वो कब करना चाहिए? जब आपके पूरे सेविंग्स गोल्स आपने सेट कर दिए हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले एक इंश्योरेंस ले लो, लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ। उसके बाद के आपकी सेविंग्स का आप म्यूचुअल फंड सिप्स चालू कर दो और जब आपको लगे सॉरी कि आपका बेसिक सेट हो चुका है और आपके पास स्पेयर करने के लिए पैसे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो। मार्केट कैन गो इनटू करेक्शन फ्रॉम एनी एंगल, ग्लोबल और डोमेस्टिक। तो आपको वो लिक्विडिटी तभी शायद आपकी वैल्यू कर्टेल कम होती लगे तो आपको वो होल्ड करना पड़ेगा। तो इतना पैसा जब आपके पास हो तो आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जरूर चालू कर सकते हैं। बट अपने सेविंग्स को आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो कभी वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कभी आगे चलकर आपको एक डिपेंडेबल कॉर्पस नहीं मिलेगा जहां पर आप आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। तो वो सबसे बड़ा मुझे लगता है विमेंस डे मैसेज में देना चाहूंगी टू ऑल माय फेलो विमेन, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, you can say fellow women. जरूर, एंड आई एम श्योर उसको अमल में भी लाएंगी हमारी सारी महिला दर्शकें। अच्छा अमीषा जी, कमिंग टू द मार्केट नाउ, इस समय अगर कोई नया पैसा लगा रहा है और आजकल जिस तरह का पूरा हवा मिड कैप्स पे बना हुआ है, आप क्या सलाह देंगी? मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप क्या रेशियो होना चाहिए, स्पेशली जब हर रोज हम न्यू हाईस पर मार्केट को ट्रेड करता देख रहे हैं?
देखिए हर्षिता, ऐसा हुआ है कि लास्ट 1.5 साल में मिड कैप स्मॉल कैप, जैसे हमें पता है 40-45% इंडेक्स लेवल रिटर्न, स्टॉक लेवल 70% रिटर्न एंड सिलेक्ट स्टॉक्स लेवल 200% रिटर्न तक भी दे चुके हैं। तो वहां पर एंड कंपेयर टू दैट लार्ज कैप ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। तो जब भी एक कंसोलिडेशन फेज जो अभी एनस्यू हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो सर्टेनली लार्ज कैप विल गिव मच मोर स्टेबिलिटी। तो फ्रॉम एक इंटरमिनेंट कंसोलिडेशन फेज में मैं कहूंगी कि 50-52% वापस लार्ज कैप में होना चाहिए, और उसी में वेदर प्राइवेट बैंक्स हो, कंज्यूमर प्राइवेट बैंक्स हो, या तो फिर विद इन बीएफएसआई मुझे अभी सबसे अच्छी स्पेस लग रही है लाइफ इंश्योरेंस की, क्योंकि वो चला नहीं है और उनका बेस इंपैक्ट बिल्ड हो रहा है। एंड थर्ड है जो कैपिटल गुड सेक्टर है, तो मुझे लगता है उसके इर्द गिर्द जो अगर पोर्टफोलियो में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बट मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी अभी भी 3 से 5 साल चलेगी। सेक्टर और स्टॉक्स चेंज होते जाएंगे, वो पॉसिबल है, बट ये करेक्शन है, ये कुछ स्टोरी इज नॉट ओवर। ओके हमेशा मैम एक और चीज़, 2-3 पॉकेट्स जो कि एक बहुत बड़ा आई थिंक प्राइस डैमेज देख रही थी। देखिए चल कुछ सब कुछ रहा है इस वक्त, आईटी भी चला, बैंक्स भी चले, ऑटो काफ़ी अच्छे चले, अब जो चल रहा है उस पर क्या पूछें, लेकिन कभी कभी रिवर्सल को पकड़ना पड़ता है। मैम केमिकल्स जो कि पिछले 3 क्वार्टर से बहुत ही ख़राब स्थिति में है बिकॉज ऑफ सम कंसर्न, क्या बहुत सारे कंसर्न्स थे, क्या आपको यहाँ पे इस वक्त एक कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है इन प्राइसेस पे? देखिए, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट फॉर oil and gas and chemicals is with Prabhudas Ladar. He is highly voted and he has done a detailed research. उनका मानना है कि ये जो पेन केमिकल इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं, वो चाइना इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, बट अभी भी एक्सेप्ट फ्यू वेरी स्पेशलिटी केमिकल्स, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स में चाइना अभी भी एक्सपांड कर रहा है। तो आगे चलकर भी 1 साल और 2 साल और 3 साल के होराइजन में भी प्राइसिंग पावर आना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एक्सेप्ट एब्सोल्युटली सिलेक्ट स्पेशलिटी केमिकल, उनका ब्रॉडर सेक्टर व्यू अभी भी बहुत ही कॉशियस है एंड अवॉइड है। यहाँ पर कोई बॉटम फिशिंग में स्टॉक्स थोड़े अच्छे कर ले वो एक बात है, बट इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से वी आर स्टिल नॉट वेरी बुलिश ऑन केमिकल सेक्टर। स्पेशलिटी केमिकल्स में कौन सी कोई कंपनी मैम, अगर कंफर्टेबल हो, 1-2 नाम? कहाँ पर? स्पेशलिटी केमिकल्स में कोई 2 नाम आपके जहन में आ रहे हैं? स्पेशलिटी केमिकल में देखिए, I am not on the top of it, I would say at this juncture. You will have to excuse me for that. ओके लीव इट मैम। एनीवे थैंक्स मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और स्पेशली इस दिन आपने वक्त निकाला इस चैनल पे और इस कार्यक्रम में अपीयर होने के लिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं इस दिन की। और मैम बड़ा लंबा वीकेंड है, 3 दिन, ये शुक्रवार शनिवार इतवार बहुत शानदार रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Thank you so much.